हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग की एडवांटेज और उपयोगिता क्या होती है, या फिर हम कहें अकाउंटिंग के बेनिफिट और यूजेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। देखो, जहाँ पर मैनेजमेंट वर्ड का आ जाए वर्ड आता है ना, तो वो हमें ये लगा के करना है कि अकाउंटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग का काम करना, प्लानिंग का काम करना, डिसीजन मेकिंग का काम करना, कंट्रोलिंग करने में हेल्पफुल करता है। लेकिन मैनेजमेंट हम किसकी हेल्प से करते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से। तो इन सूचनाओं से प्रबंधकों को कौन से लाभ हो गए? तो जो भी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से एक मैनेजर को कौन से प्रॉफिट होती है? फर्स्ट इज हेल्पफुल इन प्लानिंग। मतलब है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैनेजर है वो प्लानिंग कर सकता है। मतलब प्लानिंग मतलब फ्यूचर में, प्लानिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाना। तो जैसे हमने सेल कितनी रखनी है, जैसे हमने पेन का प्रोडक्शन किया है तो 100 रुपीज़ कॉस्ट की लगी है, तो उसका सेल प्राइस हम क्या रखें जिससे हमें हमें प्रॉफिट भी मिलता रहे। तो जो सेल प्राइस है वो फ्यूचर में ही तो डिसाइड करेंगे ना। तो इस तरह से हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से से उसका प्राइस हम निश्चित कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। या जैसे संस्था की बिक्री घट रही है या बढ़ रही है, या कॉस्ट किस गति से बढ़ रही है या घट रही है, ये सूचना अकाउंटिंग से मिलती है। तो हम कंपैरिजन करके देखते हैं ना, जैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही तो पता लगता है कि हमारी पिछले साल के कंपैरिजन में जो अब है करंट ईयर है उसमें हमारा प्रॉफिट या सेल है घट रहा है या बढ़ रहा है। वो सारी हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही तो कंपैरिजन करते हैं कि कितना घटा या कितना बढ़ा। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए भी सेल और एक्सपेंसिव के अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हमने कितना सेल प्राइस रखना है। फिर नेक्स्ट है हम हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। मतलब जो मैनेजर होता है वो डिसीजन मेकिंग का भी काम कर सकता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, जैसे हमने एक गुड्स बनाई है, गुड्स का क्या सेल प्राइस रखे जिससे कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाए। मतलब ना तो उसका मिनिमम प्राइस रखा जाए, ना ही उसका मैक्सिमम प्राइस रखा जाए। तो उसका ऐसा प्राइस रखना जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। तो ये इस तरह से एक डिसीजन मेकिंग का काम करता है। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से एक मैनेजर है वो डिसीजन मेकिंग का काम करता है। फिर नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग है, जैसे मान लो हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दी है, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, अगर हम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो वो वेरिएंस होते हैं, तो उन वेरिएंस को हम कंट्रोल करने का काम करते हैं। या फिर जैसे आपने है 10th में 80% का स्कोर एस्टिमेशन लगाया कि मैं 80% का स्कोर है वो लेके आऊंगी 80% का, बट आप 60% लेके आ रहे हो। तो जो भी 20% का गैप है, जो 20% आपकी कम आई है वो क्या होगा, आपका वेरिएंस होगा। तो उस वेरिएंस को आप कम करने का कोशिश करोगे। तो +2 में सोचोगे 80% का टारगेट है, मैं ईजिली अचीव कर लूँ। ठीक है, तो जो वेरिएंस 10th में रही है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो उसी तरह से बिजनेस में भी जो भी आप टारगेट रखते हो, अगर उस टारगेट से आप कम अचीव कर रहे हो, तो जो रीज़न होते हैं अचीव कम करने के, उनको कंट्रोल करने का आप प्रयास करोगे। और वो किसकी हेल्प से करेगा? एक मैनेजर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से। फिर सेकंड पॉइंट है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। देखो, हमने पहले ही पढ़ा था कि सिस्टमेटिक मतलब कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है। वो किस में करता है? एक जर्नल में करता है। ठीक है, वो कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किस में करता है? वो जर्नल में करता है। तो इससे हम ना सभी ट्रांजेक्शन को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसका सही सही हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसका हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, फिर हम बैलेंस शीट में करते हैं। तो सिस्टमेटिक फॉलो किया ना, तो बैलेंस शीट में सारे हमने कौन से आइटम रखे हैं? फाइनेंशियल लेजर के। और जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस टाइप के आएंगे? हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर से लिंक आएंगे। या फिर हमारे सारे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को इफेक्ट करने वाले सारे आइटम आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस डाल सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से भी हम ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन।
देखो स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखना, जहाँ फाइनेंशियल पोजीशन का नाम आता है तो एक बात क्लियर रखना, फाइनेंशियल पोजीशन हमें किससे किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से पता चलती है। तो बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं हम? एसेट और लाइबिलिटीज और कैपिटल को दिखाते हैं। तो ये सारा हमें क्या शो करता है? फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। तो इस तरह से हमें बैलेंस शीट की हेल्प से फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। और वो किससे पता लग जाता है? उसका रीज़न क्या? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के कारण। फिर नेक्स्ट है इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। मतलब इससे हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी किसका करोगे? जैसे कॉस्ट का कर सकते हैं, एक्सपेंसिव का कर सकते हैं, सेल का कर सकते हैं, प्रॉफिट का कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट, एक्सपेंसिव और सेल प्रॉफिट का हम पिछले साल के डाटा से करके हम ये एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में हमारी एक्सपेंसिव है वो घटा है या बढ़ा है, या सेल हमारी घटी है या बढ़ी है, या प्रॉफिट हमारा घटा है या बढ़ा है। वो सारी इन्फॉर्मेशन हम अकाउंटिंग की हेल्प से कंपैरेटिव स्टडी करके जान सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इनकम टैक्स को और गुड्स और जीएसटी के निर्धारण में बहुत ही सहायक होते हैं। ऐसे लेखों का अंकेक्षण हो जाने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी इन पर विश्वास करते हैं। फिर नेक्स्ट है एविडेंस इन लीगल मैटर। मतलब ये एक लीगल मैटर में एविडेंस के रूप में होते हैं। एविडेंस मतलब एक प्रूफ होते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है वो रिटर्न फॉर्म में होती है, तो एक तरह से एविडेंस के फॉर्म में होते हैं। फिर नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। मतलब जब हम बिजनेस को बेच रहे हैं, जब हम बिजनेस को बेचना चाह रहे हैं, तो इसने बोला यदि कोई व्यवसाय इकाई बेची जा रही है तो उसके उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का प्रयोग किया जाता है। मतलब उसका परचेज प्राइस या उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो वो कॉस्ट प्राइस हमें किससे पता चलता है? हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। तो इस तरह से हम अगर बिजनेस को बेच रहे हैं तो उसका परचेज प्राइस क्या रखें, तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से। फिर नेक्स्ट है हेल्पफुल इन रेंजिंग लोन, ऋण लेने में सहायक। बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते समय लेखांकन सूचना अत्यधिक सहायक होती है। ये संस्थाएं ऋण स्वीकृत करने से पूर्व फर्म के विभिन्न वित्तीय विवरणों जैसे फाइनल अकाउंट को, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो आदि की जांच करने में सहायता करती है। मतलब लोन लेने के लिए हम देखेंगे कि बैंक की पोजीशन कैसी है। वो पोजीशन किससे पता चलेगी? हमें फाइनल अकाउंट से, फंड फ्लो स्टेटमेंट से और कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये सारी हमारी क्या होती है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर नेक्स्ट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट है। मतलब साझेदारी खाते में सहायक है। लेखांकन रिकॉर्ड नए साझेदार के प्रवेश के समय, उसके अवकाश ग्रहण के समय, मृत्यु तथा साझेदारी फर्म के समापन के समय भी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करते हैं। फर्म के ख्याति का मूल्यांकन भी साझेदारी लेखों के आधार पर किया जाता है। मतलब अगर हम गुडविल का अनुमान लगाएं तो हम सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ही कर सकते हैं। अगर कोई साझेदार प्रवेश कर रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है या साझेदार की फर्म का समापन हो रहा है, तो सभी आवश्यक सूचनाएं हमें कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग। फिर नेक्स्ट है अशुद्धि और कपटों को रोकने और पता लगाने में सहायक। इससे हम अशुद्धियों का पता लगा सकते हैं और कपटों को रोक सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं लेखांकन की सीमाएं। मतलब लेखांकन की क्या सीमाएं हैं? फर्स्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। मतलब जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है किससे इफेक्ट करती है? व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित करती है। व्यक्तिगत निर्णय क्या होते हैं? जैसे हर व्यक्ति के अपने अपने सोचने का तरीका होता है। जैसे हमें जैसे डेप्रिसिएशन है, इसने बोला है ना, देखो जैसे संपत्ति पर ह्रास लगाने के लिए उस संपत्ति के वास्तविक उपयोग जीवन का अनुमान लगाना पड़ता है, जिसका पर्याप्त ताकत अनुमान लगाना बहुत ही कठिन कार्य है। जैसे मतलब संपत्ति पर ह्रास लगाने के लिए दो मेथड होते हैं, इसको इसलिए बताती हूँ मैं। एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, दूसरा रिटर्न डाउन मेथड होता है। तो हर व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा मेथड फॉलो करे। जैसे आप मैथ के ही क्वेश्चन निकालते हो तो दो मेथड होता है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। तो वो पर्सन की पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। पर्सनल जजमेंट व्यक्तिगत निर्णय पर ही वो डिपेंड करता है कि वो कौन से मेथड को फॉलो करे। जैसे वो मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड को भी कर सकता है और सेकंड मेथड को सोल्व कर सकता है, लेकिन उनका रिजल्ट अलग अलग आ रहा है या सेम आंसर कर रहा है, तो उससे क्या होता है? व्यक्तिगत निर्णय का प्रभाव पड़ा है ना। तो इसी तरह से डेप्रिसिएशन लगाने के लिए भी हम दो मेथड होते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो कौन सा व्यक्ति किस मेथड को फॉलो करता है वो उसके पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करता है। उसी तरह से स्टॉक का मूल्यांकन की पद्धति, मतलब स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति होती है, जैसे LIFO मेथड है, FIFO मेथड है। तो हम कौन से मेथड को फॉलो करें वो पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करता है। उसी तरह से अगर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पर कोई प्रोविजन बना रहे हैं तो उसके लिए भी मेथड होते हैं, तो कौन से मेथड को हम फॉलो करें वो भी हमारे पर्सनल
जजमेंट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है कि पर्सनल जजमेंट का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति के सोचने का तरीका होता है, उनके विचारों में विभिन्नताएं पाई जाती है, तो कौन सा मेथड वो फॉलो करेगा वो उसकी पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। मतलब इसने क्या बोला है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो कंसेप्ट और कन्वेंशन बेस्ड होता है। अब ये बात आती है कि कंसेप्ट कौन से होते हैं, कन्वेंशन कौन से होते हैं। देखो, संभव है इन द्वारा प्रदर्शित की गई लापरवाह वित्तीय स्थिति वास्तविक न हो। जैसे उदाहरण के लिए हम संपत्तियों को जैसे कंसेप्ट को ही लेके चलते हैं। कंसेप्ट मतलब जो कंसेप्ट हैं, जो हम मतलब फॉलो ही हमें करना पड़ेगा उस कंसेप्ट को, भाई हमारे सोचने का यही कंसेप्ट है, हम तो इसी कंसेप्ट को मान कर चलेंगे। तो जैसे एग्जांपल दे बताया इसमें, जैसे हम फिक्स असेट को ना बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट के अनुसार दिखाए जाते हैं। एक बात याद रखना, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है, परचेज प्राइस। मतलब जिस कॉस्ट पर हम किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो उसको क्या बोल देंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट है। तो बैलेंस शीट में हम किस पे दिखाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है, परचेज प्राइस। ठीक है, इसका अर्थ स्थायी संपत्तियों को कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाया जाता है, न कि उसके मार्केट वैल्यू पर। जैसे आपने मान लो एक रिंग ली है, एक गोल्ड की रिंग ली है, तो उसका प्राइस क्या है, 50,000 है अभी। लेकिन जो मान लो आप उसको और 1 साल के बाद उसका प्राइस कितना हो जाता है, 1,00,000 रुपये हो जाता है। लेकिन आपने जिस प्राइस पर उसको खरीदा था, तो आपने किस पर खरीदा था, उसको 50,000 में खरीदा था, ना कि 1,00,000 पर। तो उसकी रिकॉर्डिंग आप किस पे करोगे, 50,000 पर। तो जो 1,00,000 रुपये बढ़ी हुई है आपकी प्राइस, वो क्या है, आपकी मार्केट वैल्यू। तो उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो 50,000 है वो हमारी क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है, परचेज प्राइस। तो उस परचेज प्राइस को दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन और कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो हम पास्ट से सब फॉलो करते आ रहे हैं, उसी परंपरा को हम प्रेजेंट में और फ्यूचर में अप्लाई करेंगे। तो इसने बोला कि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म अपनाने के लिए वो क्या कहता है कि भविष्य की ना संभावित हानियों के लिए तो तुमने प्रोविजन बनाना है। ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या होता है कि जो लॉसेस के लिए तो तुम्हें प्रोविजन बनाना है, लेकिन आयों के लिए जो इनकम होती है उनको छोड़ देना है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, कंसेप्ट और कन्वेंशन बेस्ड होते हैं, मतलब परंपराओं पे बेस होते हैं। फिर नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। लेखांकन विवरण केवल इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वैसा है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है कि हम ना ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं और बैलेंस शीट बना लेते हैं। और उसका मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रोस प्रॉफिट पता चलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है, और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। बट ये सही नहीं है, जब तक हम बिजनेस को पूरा बंद ना कर दे तब तक हम सही प्रॉफिट एंड लॉस को जान नहीं सकते। फिर नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। लेखों से केवल ऐसी सूचनाएं दी जाती है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जाए। तो ऐसी सूचनाओं को हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको मनी की फॉर्म में मेजर किया। तो ये हमने प्रोसेस में ही पढ़ा था, जिनको हम मनी की फॉर्म में और फाइनेंशियल नेचर में आइडेंटिफाई करें, उन्हीं को हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इसकी ये हमारी क्या और लिमिटेशन होती है, इसमें सिर्फ हम क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को तो रखते हैं, क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक सूचनाओं को इसको छोड़ दिया जाता है। जिन्हें हम मुद्रा की फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते, उनको क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। जैसे मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी में चेंज हो जाता है, गुडविल होती हैं, या मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में गुड रिलेशन होता है। जैसे मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में गुड रिलेशन हो गया, तो वो क्या करें, मन लगा के काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे, इट मीन्स आपको प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। इससे फ़ायदा तो हुआ ना, बट इसको मनी की फॉर्म में हम मेज़र नहीं पर उनके गुड रिलेशन को मनी की फॉर्म में मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी हम अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। तो यहाँ पर क्या, गुणात्मक सूचनाओं को छोड़ देते हैं, सिर्फ मात्रात्मक सूचनाओं की ही हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखो, इसको हम पढ़ भी चुके हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जिस प्राइस पर हम उसको खरीदते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना। तो लेखों को ऐतिहासिक लागतों के आधार पर तय किया जाता है। अतः वित्तीय विवरण में दिए गए आंकड़े मूल्य स्तर में विपरीतों के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते। मतलब जो हमारे मार्केट प्राइस में बढ़ोतरी होती है या कटौती, उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे हमने बताया था, गोल्ड को आपने 50,000 में खरीदा, तो सिर्फ आपने 50,000 की रिकॉर्डिंग की, और जो 1,00,000 रुपये
बढ़े थे उसको हमने छोड़ दिया। हमने सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही को ही कंसिडर रख हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही अप्लाई करते हुए उसको 50,000 पर उसकी वैल्यू को दिखाया। फिर नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। झूठे दिखावा का अर्थ है कि लेखों में हेराफेरी करना, मतलब विंडो ड्रेसिंग मतलब झूठा दिखावा करना, ठीक है, जिससे कि वित्तीय विवरण की वास्तविक स्थिति की अपेक्षा अधिक अनुकूल स्थिति प्रदर्शित करके। जैसे हमें ये मतलब क्या करते हैं, जो लास्ट के अंत में बचते हैं उन परचेजेस का हम कोई भी लेखा नहीं करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक का हम मूल्यांकन क्या करते हैं, अधिक पर कर लेते हैं। तो ये हमारी विंडो ड्रेसिंग होती है। मतलब परचेज का मतलब है हम अपने एक्सपेंसिव को नहीं दिखा रहे हैं, और क्लोजिंग स्टॉक का हम ज़्यादा मूल्यांकन करके दिखाते हैं। परचेज का लेखा नहीं करेंगे और स्टॉक का हम ज़्यादा, मतलब हम क्या करेंगे कि हमारा स्टॉक है ना हमारे पास ज़्यादा रह गया, बिकने से रह गया, और परचेज जो हमने किया था उसको नहीं दिखाते हम। तो इससे हमारे विंडो ड्रेसिंग का पता चलता है, मतलब झूठे दिखावे पता चलते हैं, हमें सही प्रॉफिट और लॉस की पोजीशन का ज्ञान नहीं होता। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनस्टेबल फॉर फोरकास्टिंग। वित्तीय विवरण भूतकाल की घटनाओं का लेखा मात्र होते हैं। वस्तु की मांग, फर्म द्वारा अपनाई गई नीति, प्रतिस्पर्धा की स्थिति में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा की स्थिति इत्यादि में निरंतर रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। तो संभव है कि भूतकाल की घटनाओं के आधार पर किया गया वित्तीय विश्लेषण भविष्य के लिए अनुमान लगाने में अति उपयोगी सिद्ध न हो। मतलब ये सारा किस पे डिपेंड करता है, फोरकास्टिंग पे बेस करता है। फोरकास्टिंग मतलब अनस्टेबल फोरकास्टिंग, सॉरी, इसके जरिए हम क्या नहीं कर सकते, फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। फोरकास्टिंग का मतलब क्या है कि फ्यूचर के लिए अनुमान लगना। तो इसके हेल्प से हम फ्यूचर के लिए अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जैसे जैसे हमारी वस्तु की डिमांड क्या होगी उसको एस्टिमेशन नहीं लगा सकते हैं, या फर्म कौन सी पॉलिसी अपनाएगी, या कंपटीशन की स्थिति कैसी होगी, तो वो एस्टिमेशन नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि ये सारी किस पे क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सारे हमारे हिस्टोरिकल डाटा पे बेस करता है, इसलिए हम इससे इजीली फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।